What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, it is a long day for me क्योंकि 11th का शूट, 12th का शूट, GNG शुरू हो गए। तुम लोग का शूट कर रहा हूँ रात को 11 बजे और वीडियो तुम्हारे तक आ जाएगा 11:45 तक क्योंकि छोटा सा यूनिट है। ख़त्म कर देंगे। वीडियो आनी चाहिए तो आनी चाहिए। एनर्जी थोड़ी लो लगे कोई बात नहीं, तुम झेल लेना, लेकिन तुम पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसके बाद कुछ नहीं बचा, एक आधा चैप्टर बचा है, खत्म। फिर बाकी सारे वन शॉट्स करा दूंगा क्विकली क्योंकि एक बार हो चुके हैं सारे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। हाँ तो मेरे नालायकों देखो, यूनिट का नाम है एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स। क्लास 12th इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा था ना, सेम पूरा चैप्टर है। एक दो कॉन्सेप्ट नए हैं बस, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा था, डिट्टो कॉपी पेस्ट उधर से उठा के इधर रख दिया गया है और बस लैंग्वेज इधर उधर है और कुछ भी नहीं है। और नहीं पढ़ा तो अब समझा रहा हूं पूरा का पूरा, समझो। वेरी वेरी सिंपल। देखो, सबसे पहले एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट होता है सिंपल। एक्सचेंज रेट से पहले दो कॉन्सेप्ट समझो। एक होती है डोमेस्टिक करेंसी, जो हमारे यहाँ पे यूज होती है, जैसे रुपया हमारी डोमेस्टिक करेंसी है। उसके अलावा जितनी भी करेंसीज है ना, वो सब हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। भाई मैं रुपीज में डील करता हूं, मैं यूएस जाऊंगा तो डॉलर चाहिए, मैं यूके जाऊंगा तो पाउंड चाहिए, दुबई जाऊंगा तो दिरहम चाहिए। तो हर देश की अपनी एक करेंसी है, राइट? तभी तो कंट्रीज अलग अलग है ना, है ना। तो अब मुझे अगर यूएस जाना है तो मुझे रुपया किसी ना किसी इंटरमीडियरी को देना पड़ेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बैंक होगा, और बैंक मुझे डॉलर्स देगा वो बदल के, राइट? तो ये जो जिस रेट पे बदला जाएगा, इसको बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझे? तो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन अ करेंसी डिफरेंट फ्रॉम योर ओन, है ना। तो जिस रेट पे ये एक्सचेंज होगा उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोल देते हैं। सर ये कब होगा, कब जरूरत पड़ेगी? नंबर वन, अगर भाई तुम्हें फॉरेन करेंसी में खरीदने हैं या बेचने हैं गुड्स और सर्विसेज। सिंपल सी बात है, जैसे इंडियन कंपनी मशीन खरीदती है यूएसए से, तो यूएस डॉलर चाहिए ना भाई, वो रुपया थोड़ी ना लेंगे, डॉलर लेंगे, तो आपको डॉलर चाहिए। दूसरा, बोरो और लेंड मनी इन फॉरेन करेंसी। तुमको बाहर से लोन लेना है या बाहर लोन देना है, तो फिर करेंसीज दो होंगी, तो एक को तो एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट? टेकिंग अ लोन इन यूरोज और गिविंग अ लोन इन यूएसडी। तीसरा, एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर करेंसी एक्सचेंज। सर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेटा, दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होते हैं। एक होते हैं स्पॉट, एक होते हैं फॉरवर्ड या फ्यूचर। तो स्पॉट होते हैं कि आज के रेट पे आज ही ट्रांजेक्शन होना। फॉरवर्ड होते हैं कि ठीक है फ्यूचर में होगा बट रेट आज डिसाइड कर लो, ठीक है। अब वो प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट बेसिकली होता क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? जो फ्यूचर में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है किसी यूएस या किसी भी अदर करेंसी में, तो वो करेंसी के लिए आपको एक्सचेंज रेट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद डील्स विद फॉरेन करेंसी इन एनी अदर वे। सर किस लिए? कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई इंटरनेशनल लाइबिलिटी सेट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में, किसी भी पर्पज में, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है बच्चों एक्सचेंज रेट रिजाइम्स। रिजाइम्स का मतलब सिंपल है सिस्टम्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, ठीक है। सर क्या ये फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम हमने पहले पढ़े हुए हैं? हाँ, क्यों नहीं पढ़े हुए तुमने? देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है यहाँ पे, मैथ्स की पढ़ाई हो रही है नालायकों, मैथ्स की। तुमने पढ़ा क्या मैथ्स अच्छे से? तुमने कितना क्वांटिटेटिव पढ़ लिया मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजाइम्स दो प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। एक तो है फिक्स्ड और एक है फ्लेक्सिबल, या फ्लोटिंग लिख लो, चलो फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग में भी एक फ्री फ्लोट है और एक मैनेज्ड फ्लोट है। एक है फ्री फ्लोट और एक है मैनेज्ड फ्लोट। इसका क्या मतलब है भाई? जब फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स कर देती है सरकार, फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे गल्फ कंट्रीज में होता है, 1991 से पहले इंडिया में भी होता था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन फिक्स कर रहा है? सरकार फिक्स कर रही है। गवर्नमेंट बताएगी कि यही रहेगा, थोड़ा स्टेबल रहता है, बार बार चेंज नहीं होता, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करना आसान होता है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन जब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स्ड नहीं होता, चेंज होता रहता है मार्केट फोर्सेस से, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग होना। कि भैया रेट डिसाइड होगा डिमांड और सप्लाई से। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है, इसके सामने जो रेट होगा ये रेट चलेगा, ठीक है। अब अगर डिमांड बढ़ेगी,
डिमांड बढ़ जाएगी तो रेट भी बढ़ जाएगा, ऐसे ही डिमांड घट जाएगी तो रेट भी घट जाएगा, ऐसे ही सप्लाई से भी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो रेट कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट बढ़ जाएगा। तो जब प्योरली मार्केट फोर्सेस से चलता है तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्री कब होता है? जब 100% मार्केट फोर्सेस से होता है। और मैनेज्ड कब होता है? जब थोड़ा बहुत गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेयर करता है ताकि उसको वो अपनी रिस्पेक्टिव लिमिट्स में रख सके कि यार ठीक है, अभी रेट सपोज 88 रुपीज चल रहा है $1 का, ठीक है। अब ये बढ़ के जो है 90 हो गया, फिर बढ़ के जो है ये 92 की तरफ जाने लगा, तो सरकार ने बोला बस यहां रोक दो यार, इससे ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, हम बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होते जा रहे हैं। तो फिर वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी थोड़ा सा आरबीआई के थ्रू, क्योंकि आरबीआई क्या है, आरबीआई के पास तो बहुत सारा भंडार है, आरबीआई तो कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, तो सारा फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के पास है। तो आरबीआई मार्केट में सप्लाई कम या ज्यादा करके या डिमांड कम या ज्यादा करके एक्सचेंज रेट को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो है तो वो फ्लोटिंग ही, बट आरबीआई कंट्रोल कर लेता है तो उसको थोड़ा मैनेज्ड बोल दिया गया, ठीक है। बढ़िया सर। देखो सबसे पहले आ रहा है फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन अ फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंसी वैल्यूज विद नो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। सेंट्रल बैंक का, सरकार का कोई भी इंटरवेंशन इसमें नहीं होगा। इसके क्या एडवांटेजेस रहेंगे? सबसे पहला एडवांटेज बेटा, ये सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब कि खुद से एडजस्ट हो जाता है, एक्सचेंज रेट खुद ही इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है सर। खुद से कैसे आ जाएगा? देखो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये रेट चल रहा है फिलहाल, ठीक है, ये रेट चल रहा है, ओके। अब लेट सपोज ऐसा हो जाए कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, भाई डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। सर अगर रेट बढ़ जाएगा तो सारी चीजें महंगी होने लग जाएंगी, इन्फ्लेशन आने लगेगा, इन्फ्लेशन आने लगेगा तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर ये नीचे की तरफ आने लगेगा और अल्टीमेटली कहां पे आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, है ना। तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा लेवल तक इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, वो सेल्फ रेगुलेट हो जाता है, मार्केट खुद को अपने आप ऑटोमेट कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, आपको इंटरवीन नहीं करना पड़ता। तो क्या बोल रहा है? नो नीड फॉर गवर्नमेंट टू मैनेज रेट्स, खुद से होता है। दूसरा, एक्ट्स एज अ बफर, ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस। ग्लोबल इकोनॉमी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ खुद से चेंज हो जाता है। सर एग्जांपल क्या है? देखो, इफ फॉरेन डिमांड फॉर कैनेडियन गुड्स राइजेस, भाई कनाडा की गुड्स की फॉरेन डिमांड बढ़ रही है, तो कनाडा में जो भी करेंसी चलती है, कैनेडियन डॉलर चलता है शायद, तो कैनेडियन डॉलर की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो आपको दिखेगा कि भैया डिमांड बढ़ रही है तो उससे रेट भी बढ़ेगा, लेकिन जब रेट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो चीजें अपने आप महंगी होने लगेंगी लोगों के लिए, महंगी होने लगेंगी तो अपने आप डिमांड कम होने लगेगी, हो जाएगा एडजस्ट। देखो बोल रहा है द कैनेडियन डॉलर स्ट्रेंथन्स मेकिंग एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर एंड बैलेंसिंग डिमांड। ठीक है या नहीं है? परफेक्ट। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? वेरी अनप्रेडिक्टेबल, पता ही नहीं भाई क्या हो सकता है, तो फिर ट्रेड करना मुश्किल है ना। कैसे करोगे आप ट्रेड? भाई अगर मैं किसी करेंसी में कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, अब वो तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है, तो डील तो आज हुई, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में 3-4-5 महीने लगेंगे, फिर प्राइस का क्या होगा? कैसे डिसाइड होगा? या मेरा नुकसान होगा या सामने वाले का नुकसान होगा, या मेरा फायदा होगा या सामने वाले का फायदा होगा, तो एक को नुकसान एक को फायदा होना तो तय है। तो बहुत ही इनप्रिडिक्टेबल, इनप्रिडिक्टेबल बोल दो या अनप्रिडिक्टेबल बोलो, बेटर वर्ड, वो एक उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। उसके बाद रिस्क इन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने आपको बता ही दिया, राइट, कि बिजनेस जो है उसको प्लान करके चलना चाहिए पॉसिबल एक्सचेंज रेट चेंजेस के लिए, विच इंक्रीजेस अनसर्टेनिटी एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। बढ़िया सर। मैनेज फ्लोट सिस्टम कौन सा होता है? मैनेज फ्लोट आपको मैंने बता दिया कि होगा तो मार्केट फोर्सेस से, लेकिन आरबीआई का उसके अंदर कंट्रोल जरूर रहेगा। देखो क्या बोल रहा है, अब मैनेज फ्लोट इज अ टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम वेयर करेंसी वैल्यू इज मोस्टली डिसाइडेड बाय मार्केट, डिमांड सप्लाई से होगा, बट द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक स्टेप्स इन सम टाइम टू कंट्रोल चेंजेस। आरबीआई उसको अपनी लिमिट्स के अंदर रखने के लिए स्टेप इन करेगा और उसको अपनी लिमिट्स में ही रखना चाहेगा, ठीक है। स्टॉप्स द करेंसी फ्रॉम राइजिंग और फॉलिंग टू फास्ट, बहुत तेजी से नहीं होना चाहिए। कीप एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव रखना है। अगर करेंसी बहुत एक्सपेंसिव हो रही है तो फिर देखो एक्सपोर्ट सफर करता है। भाई कोई भी करेंसी ज्यादा महंगी होगी, मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई करेंसी बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो जाएगी
देखो करेंसी एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट का कॉन्सेप्ट भी सीख लो पहले, ठीक है, इससे तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सपोज मैं बोलूं कि $1 80 रुपए का था, अभी $1 90 का हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो रुपया है वो डेप्रीशिएट हो गया बच्चों। देखने में लगता है बढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, डेप्रीशिएट हो गया। सर ऐसे कैसे? देखो अगर $1 लेना था तो पहले 80 में आ जाता था, यानी 80 की इज्जत थी, 80 में आ जाता है। आज 80 की इज्जत नहीं है, आज $1 कितने में आता है? 90 में। तो इसका मतलब 80 की वैल्यू कम हो गई ना, डेप्रीशिएट हो गया ना। वहीं पे ये जो फॉरेन करेंसी है, जो डॉलर है, ये हो गया एप्रीशिएट। सर ये एप्रीशिएट कैसे हो गया, कैसे समझ में आ रहा है हमें? देखो पहले $1 लेने के लिए 80 देने पड़ते थे, अभी $1 लेने के लिए 90 देने पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास, हम डेप्रीशिएट हो गए, उसकी तो इज्जत बढ़ गई ना। पहले हमारे 80 में वो चीज मिल जाती थी, अब 80 में मिल ही नहीं रही, उसके नखरे बढ़ गए, एप्रीशिएट हो गया वो, है ना। अब इससे होता क्या है, देखो अगर हम डेप्रीशिएट होंगे तो इनको हमारा सामान सस्ता पड़ेगा, इनको हमारा सामान सस्ता पड़ेगा, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं लेकिन इंपोर्ट कम हो जाते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट कम हो जाते हैं। वहीं पे अगर आप एप्रीशिएट होते हो, अगर आप एप्रीशिएट होते हो तो आपके इंपोर्ट बढ़ते हैं और एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। सर एक्सपोर्ट कम क्यों हो जाते हैं? भाई देखो सिंपल सी बात है, आप बहुत महंगे हो जाओगे तो लोग नहीं खरीदेंगे ना आपका सामान। वही तो बात है, अगर आप बहुत महंगे हो जाओगे लोग आपका सामान नहीं खरीदेंगे, आपका एक्सपोर्ट गिर जाएंगे। यही तो पीछे भी आया था कैनेडियन डॉलर वाले केस में, है ना। देखो क्या बोल रहा है, इफ करेंसी गेट्स टू एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट सफर। तो हमें इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता ही करता है। हाउ डू दे कंट्रोल इट? कैसे कंट्रोल करता है? मैंने आपको बता दिया, आरबीआई तो भंडार है, इंडिया की रिस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूं। वैसे सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का कर सकता है, वो कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। तो भैया वो मार्केट में सप्लाई कम ज्यादा करके रेट को कंट्रोल कर लेगा, है ना। देखो क्या बोल रहा है, दे बाय और सेल देयर ओन करेंसी इन द मार्केट, राइट। भाई अगर रुपया बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है तो हमें उसको बढ़ाना है, तो उसकी डिमांड बढ़ाई जाएगी, बढ़ाई जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, है ना। सिमिलरली अगर वो बहुत ऊपर जा रहा है उसको हमें थोड़ा नीचे लाना है, थोड़ा नीचे आएगा तो फिर उस केस में एक्सपोर्ट बढ़ते हैं ना। देखो डेप्रिशिएट जब होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, उसकी सप्लाई मार्केट में बढ़ानी पड़ती है कि ज्यादा सप्लाई होगी मार्केट में। उस केस में क्या होगा, आरबीआई डॉलर खरीदेगा और रुपया छोड़ देगा मार्केट में, सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, रेट नीचे आ जाएगा, ठीक है। इफ द करेंसी इज राइजिंग टू मच, अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो दे सेल इट टू लोअर इट्स वैल्यू। सेल करने का मतलब है सप्लाई का बढ़ाना, सप्लाई बढ़ा देंगे तो रेट अपने आप कम हो जाएगा। और अगर वो फॉल कर रहा है तो फिर वो बाय करते हैं। भाई अगर वो फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो फिर उसकी डिमांड बढ़ाई जाती है, डिमांड बढ़ाई जाएगी तो रेट अपने आप बढ़ जाएगा। समटाइम्स दे जस्ट अनाउंस देयर प्लान्स टू इन्फ्लुएंस द मार्केट। कभी कभी सिर्फ अनाउंसमेंट से ही हो जाता है डिमांड सप्लाई से चेंज, क्योंकि सिर्फ आरबीआई नहीं है ना मार्केट में, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं। ये है, लो जी स्क्रीनशॉट। परफेक्ट सर, सर आसान ही लग रहा है ही आसान यार, कुछ भी नहीं है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन सा होगा जी? द गवर्नमेंट सेट्स एंड मेंटेन द एक्सचेंज रेट। सरकार फिक्स करती है, सरकार पेग्ड कर देती है, पेग्ड का मतलब फिक्स कर देना। द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द करेंसी मार्केट टू कीप द रेट स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे पूरा कंट्रोल सरकार का है, वही फिक्स करेंगे। एडवांटेजेस, स्टेबल रहेगा, फ्लक्चुएशन नहीं होंगे, ऊपर नीचे नहीं होगा, ये स्टेबल रहेगा। दूसरा, रिस्क कम होता है, इंटरनेशनल ट्रेड आसान होता है, इन्वेस्टमेंट आसान होता है क्योंकि रेट फिक्स्ड हो गया। तीसरा, स्पेकुलेशन नहीं होता, स्पेकुलेशन क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा चेंज इसमें देखने को नहीं मिलते। जैसे आप गल्फ कंट्रीज़ का देखते हो, मतलब मैं 2022 में शायद दुबई गया था, 2022 में गए थे राघव जी हम दुबई, कब गए थे? 2022 में गए थे, तो तब 23 रुपीज़ के आसपास का दिरहम था। आज क्या रेट पे है दिरहम, आप चेक करके बताओ गूगल पे, एक मिनट। वहां की जो करेंसी है बेटा वो AED है, दिरहम, ठीक है। तो आज भी वो 23 के आसपास ही होगा। कितना है उस टाइम पे? 23 था। तुम सोचो 2026 आ गया, 2022 में 23 रुपए था, आज कितना है? 24.4। तो देखो 4 साल में 1 रुपए 4 पैसे, 1 रुपए 40 पैसे से बढ़ा है वो। तो बहुत कम फ्लक्चुएशंस आती हैं, क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड रखते हैं अपना एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, लेस स्पेकुलेशन, पीपल डोंट एक्सपेक्ट बिग करेंसी चेंजेस, लो इन्फ्लेशन, महंगाई कम से कम होती है, इट फोर्सेस मॉनेटरी डिसिप्लिन, बढ़िया, कॉन्फिडेंस रहता है, इन्वेस्टर्स अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम देखते हैं यूएई में इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं आजकल। उसके बाद पॉलिसी क्रेडिबिलिटी,
ट्रस्ट बिल्ड होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज में, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज में एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से भी इंपैक्ट आता है। अगर वो बदलेगा तो कॉस्ट पे, एक्सपेंडिचर पे बहुत इंपैक्ट आता है। तो जब फिक्स्ड होगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है ना, सीधी सी बात है। बढ़िया सर। अब आया बच्चों नॉमिनल एक्सचेंज रेट वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट। ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नया है। अरे एक और होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, छोटा सा, मतलब ये तो बहुत छोटा सा दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, ये दो दिए हुए हैं। देखो नॉमिनल वो है जो आपने अभी पढ़ा, जब गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस है हम किसी भी एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं, वो कौन सा है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। देखो इट इज द रेट एट विच यू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर। जैसे 80 रुपए के बदले में $1 मिल रहा है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट 80 रुपए पर $US हो गया, राइट, यही तो आपने पढ़ा। तो आपने जो भी अभी तक पढ़ा वो सब नॉमिनल एक्सचेंज रेट की टर्म्स में पढ़ा। वहीं पे बच्चों अगर हम ये देखें कि इंडिया में कोई चीज कितने की है और बाहर किसी और कंट्री में कोई चीज कितने की है, जब हम ये कंपेयर करते हैं तो वहां पे हम करेंसी को नहीं देख रहे, वहां हम कॉमोडिटीज को देख रहे हैं, सामान को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कैमरा है, ठीक है, ये जो कैमरा है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये मैं दुबई से लेके आया था। दुबई से क्यों लेके आया था, क्योंकि इंडिया में जितने का एक आता है वहां पे उतने के ही दो आ गए तो मैंने एक यहां लगा लिया ऑफिस में, एक मैंने घर पे लगा लिया। तो आप ये सोचो कि अब मैंने करेंसी नहीं देखा, मैंने प्रोडक्ट की टर्म्स में देखा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, रियल एक्सचेंज रेट शोज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू कैन ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, इट रिफ्लेक्ट्स परचेजिंग पावर अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है या नहीं है, ओके। एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, एक फॉर्मूला दिया इसने रियल एक्सचेंज रेट का, इसने बोला रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस। लो जी, एक ये फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूला को क्या है ये समझने की हम कोशिश करते हैं। देखो जरा इसका क्या मतलब है। यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, दूसरे बोर्ड पे लिखते हैं नॉमिनल इनटू डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस, नॉमिनल इनटू डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस, ये आ जाएगा रियल एक्सचेंज रेट। देखो इसका क्या मतलब है। अब बेटा इसमें ना एक बात ध्यान से देखने वाली है। देखो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली रियल एक्सचेंज रेट में ना, हमारे लिए एक्सचेंज रेट मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है प्राइस और उसके साथ साथ कितनी क्वांटिटी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि इंडिया के अंदर कोई कैमरा, ये वाला कैमरा लेता हूं, ये वाला कैमरा सपोज रुपये 50,000 का है। कितने का है, 50,000 रुपए का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर $1 फॉर एग्जाम्पल ₹50 का है, $1 ₹50 का है, और हमारे को US में वहां जाके ये कैमरा खरीदना है, और वहां पे दिया हुआ है कि भैया अगर तुम्हें US में खरीदना है ना, तो वहां पे यही कैमरा कितने डॉलर्स का है, वहां पे ये कैमरा है $200 का। वहां पे कैमरा कितने डॉलर का है, $200 का है सर। वहां पे तो $200 का है, या $2,000 का ले लो, चलो और आसान कर देता हूँ, $2,000 का है, 200 तो कम कर दिया था मैंने ज्यादा ही, ठीक है। अब मुझे देखना है कि रियल एक्सचेंज रेट क्या है, मुझे देखना है कि रियल एक्सचेंज रेट क्या है। तो देखो कैसे करेंगे, नॉमिनल इनटू, हमें करना चाहिए फॉरेन प्राइस यार, हमें करना चाहिए फॉरेन प्राइस डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस। ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों, इसे ठीक करो थोड़ा सा, ये पक्का कोई टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर लेना, ये नहीं चलेगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसे लिखना, ठीक है। देखो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो ये है, ठीक है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना है, 50 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन प्राइस है $2,000, ठीक है। तो 50 इंटू 2,000 यानी वहां पे कितने का हो गया, ये 50 इंटू 2,000 वहां पे हो गया ₹1,00,000 का कैमरा। वहां कितने का हो गया, अगर मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दूं तो ₹1,00,000 का, ठीक है। तो वहां पे तो हो गया ₹1,00,000 का, डिवाइडेड बाय
डोमेस्टिक प्राइस यानी इंडिया में कितने का है, इंडिया में है 50,000 रुपए का, इंडिया में कितने का है 50,000 रुपए का। तो यहां से आपको पता चला कि जो कैमरा बेसिकली यूएस में मुझे 1,00,000 रुपए का पड़ेगा, वही कैमरा इंडिया में मुझे 50,000 का पड़ेगा। 50,000 का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो इंडिया में आप अगर देखो तो इतने के 2 कैमराज आ जाएंगे जितने वहां पे एक ही आ रहा है, ठीक है या नहीं है? तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो रियल एक्सचेंज रेट है वो बनेगा यहां पे 2:1। 2:1 का क्या मतलब हुआ? 2:1 का मतलब हुआ कि भैया फॉरेन में जो एक क्वांटिटी आ रही है यहां पे 2 क्वांटिटी आ जाएंगी उसकी। तो मैंने बोला ना कि प्राइस मैटर करता है और क्वांटिटी मैटर करती है। यहां पे हम प्राइजेस देखते हैं, एक्सचेंज रेट मैटर नहीं करता। यहां देखते हैं कि भैया एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी आ जाएगी, समझे? तो ये फॉर्मूला ठीक कर लेना, ये बेसिकली नॉमिनल इनटू फॉरेन प्राइस डिवाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस बनेगा। परफेक्ट सर, ठीक है, ओके ओके। इसके बाद रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसमें बेटा जो डेफिनेशन है ना यार, ये गलत टाइप हुई है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, तुम मॉड्यूल में से पढ़ लेना एग्जैक्टली, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है? एक तो नालायकों ने, मेरा शेड्यूल इतना टाइट है, मैं रात को शूट कर रहा हूँ, उसके बाद ये ऐसी गलती करते हैं ना, इरिटेशन होती है मुझे भाई पढ़ाने में भी। देखो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो जब हम एक काम करते हैं, जब हम अलग अलग बिजनेस करते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, तो किसी का एक्सचेंज रेट कुछ है, किसी का एक्सचेंज रेट कुछ है, किसी का ज्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, कोई करेंसी स्ट्रांग हो रही है, कोई करेंसी वीक हो रही है। तो अगर मुझे एक स्टैंडर्ड रेट निकालना हो कि यार एक स्टैंडर्ड रेट बनाओ और उस हिसाब से देखो कि इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, इंडिया की करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, अगर मुझे वो देखना है तो उसके लिए हम एक एवरेज ले लेंगे। किसका एवरेज लेंगे? अलग अलग करेंसी के प्राइजेस का, उसका एक एवरेज ले लेंगे और उससे एक इंडेक्स निकाल देंगे, ठीक है? जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, इंडेक्स नंबर पढ़ा ना आपने, राइट? तो उस तरीके से एक एवरेज निकाल देंगे और फिर उस एवरेज से हम कंपेयर करके देखेंगे कि क्या रेट्स बढ़ रहे हैं और क्या रेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है? अब सपोज फॉर एग्जांपल बेस को हम 100 मान के चलते हैं, जैसे नेशनल इनकम में भी याद है रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, बेस को 100 लेते थे, अगर वो बढ़ के आ रहा है तो हम बोलते थे कि भैया बढ़ गया है, कम हो गया है 100 से तो कोई चीज कम हो गई है। तो सपोज 100 से बढ़ के 110 आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब चीजें महंगी हो रही हैं, जब महंगी हो रही है तो इससे हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा एक्सचेंज रेट जो हमें ग्लोबली देखने में मदद करता है कि इंडिया कैसा चल रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। ओके, परफेक्ट सर। इसके बाद आ गई बच्चों फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होगी? बेटा वो मार्केट जहां पे फॉरेन एक्सचेंज को बेचा खरीदा जाएगा। भाई अगर तुम्हें यूएस जाना है घूमने के लिए तो तुम्हें करेंसी चाहिए ना, तो अ मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज ब्रॉट एंड सोल्ड, सिंपल। द फॉरेक्स मार्केट इज वेयर करेंसीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। इट इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट विद डेली ट्रांजेक्शंस इन बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स, ठीक है? इसके बाद क्या है हमारे पास? कौन लोग यहाँ पे एक्टिव प्लेयर्स हैं जो मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में? वो कमर्शियल बैंक्स हैं, ब्रोकरेज हाउसेस हैं। ब्रोकरेज हाउसेस का मतलब जो बेसिकली सिर्फ बैंक आपको करेंसी नहीं देती, बहुत सारे ब्रोकर्स भी हैं जो आपको करेंसी, ब्रोकरेज हाउसेस हैं पूरी पूरी जो आपको करेंसी एक्सचेंज करके देंगे अपनी कमीशन लेके, ठीक है? सेट देयर ओन एक्सचेंज रेट्स एंड इन्फ्लुएंस द मार्केट, ट्रेड फॉर क्लाइंट्स एंड फॉर देमसेल्फ। क्लाइंट्स के लिए खरीदेंगे, अपने लिए खरीदेंगे। अपने लिए क्यों खरीद रहे हैं? स्पेकुलेशन करने के लिए, सस्ता है तो खरीद लो, महंगा है तो बेच देंगे, मजा आ जाएगा। पैसिव प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं? एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, इन्वेस्टर, टूरिस्ट, हेजर्स, जो कभी कभी आएंगे, है ना? ट्रेड एट रेट्स सेट बाय एक्टिव प्लेयर्स, जो ट्रेड का रेट है वो मेनली ये लोग सेट करते हैं, ठीक है? परफेक्ट, परफेक्ट सर, इतना इनफ है। हाँ सर, इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कितने तरीके की होती हैं? लो जी, ये तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया। स्पॉट ट्रांजैक्शंस, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। स्पॉट कौन सी है? जो ऑन द स्पॉट होगी। इमीडिएट करेंसी एक्सचेंज, सेटल्ड विद इन 2 डेज, ठीक है? यानी कि आज की ट्रांजैक्शन पे आज ही, आज के रेट पे आज ही होगा सब कुछ, उसको क्या बोलूंगा? स्पॉट ट्रांजैक्शन। जो रेट यूज्ड होगा वो होगा स्पॉट एक्सचेंज रेट, ऑन द स्पॉट वाला। फॉरवर्ड कौन सी ट्रांजैक्शन है? जो फ्यूचर में होनी है ना? फ्यूचर करेंसी एक्सचेंज एट अ प्री डिसाइडेड रेट।
आप आज ही रेट डिसाइड कर लो, फ्यूचर में ट्रांजेक्शन कर लेना ना यार, क्या प्रॉब्लम है। अब रेट कौन सा यूज होता है, फॉरवर्ड वाला। अब वो प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। ठीक है सर, प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हम बोले कि आज $1 का जो रेट है वो रुपीज की टर्म में 80 चल रहा है, और हमें ये अनुमान है कि ये जो ट्रांजैक्शन जब होगी तब इसका जो रेट है वो 90 होगा, तो हम 90 पे डिसाइड करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि इसका रेट 70 होगा तो हम 70 पे डिसाइड करेंगे। तो अगर ज्यादा चार्ज करा जा रहा है तो वो प्रीमियम पे, कम चार्ज करा जा रहा है तो डिस्काउंट पे, सिंपल। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाला प्रीमियम भी हो सकता है यानी ज्यादा भी हो सकता है, और डिस्काउंट भी हो सकता है यानी कम भी हो सकता है। अगर भविष्य वाला प्राइस ज्यादा है आज के प्राइस से तो हम बोलेंगे प्रीमियम पे, भविष्य वाला कम है तो हम बोलेंगे डिस्काउंट पे। ठीक हो गया बेटा, ओके। इसके बाद करेंसी फ्यूचर्स। करेंसी फ्यूचर्स भी एक तीसरा सिस्टम होता है, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा है। देखो क्या बोल रहा है, सिमिलर टू फॉरवर्ड्स बट स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। लगभग इसके जैसा ही है, बट उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में और ट्रेड किया जाता है अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर। बस इतना ही पढ़ना है, मेन दो ही है। बढ़िया सर, मस्त। इसके बाद आ गया सर ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है। तो डिटरमाइन तो बेटा हमने बता ही दिया, नॉमिनल किस तरीके से होगा, मार्केट फोर्सेस से, डिमांड सप्लाई से, अभी पीछे इतना सारा तो पड़ा है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इज डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय सप्लाई एंड डिमांड। भाई सिंपल सिंपल, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, इक्विलिब्रियम, ये रेट, ये क्वांटिटी। अब अगर डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ जाएगा, यानी डिमांड बढ़ने से रेट बढ़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिमांड घटेगी तो रेट घट जाएगा, डिमांड घटने से रेट घटता है। तो डिमांड के साथ रेट का सीधा सीधा रिश्ता होता है, सप्लाई के साथ इनवर्स होता है। सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो रेट कम हो जाएगा। देखो अगर हम, ये इक्विलिब्रियम है ना ये वाला, राइट, तो लेट सपोज, अब इसको येलो कर देता हूँ, ये हमारा डिमांड है, ठीक है। अब अगर सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई इधर जाएगी, तो अब ये इक्विलिब्रियम आएगा, देखो रेट नीचे हो जाएगा, है ना। पहले रेट ये था पहले रेट ये, अब ये हो गया। तो अगर सप्लाई बढ़ती है तो रेट कम हो जाता है, और सप्लाई घटती है, अगर अगर सप्लाई घटेगी, सपोज यहाँ आ गई सप्लाई, तो सप्लाई घटने से रेट बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ की मार्केट में शॉर्टेज होगी तो वो महंगा हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ओके, बढ़िया सर। चलो देखो बोल रहा है द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, ये तो मैंने पढ़ा दिया। अब डिमांड किस किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है और सप्लाई किस किस फैक्टर से, बहुत आसान। आप कब डिमांड करोगे फॉरेन एक्सचेंज की, भाई तुम्हें डॉलर की कब कब जरूरत पड़ेगी, वेरी सिंपल, अगर तुम्हें वहां से कुछ माल खरीदना है, अगर तुम्हें वहां कोई गिफ्ट भेजने हैं या कोई पैसा ट्रांसफर करना है, अगर तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट की इनकम पे करनी है, कोई डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है वहां पे, तब चाहिए होगा। फॉरेन एसेट्स खरीदने हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉरेन कोई बैंक अकाउंट खोलना है, डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है वहां पे, या स्पेकुलेट करना है। स्पेकुलेट का मतलब कि वो बहुत सस्ता हो रहा है, तुम खरीदना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, तो जरूरत पड़ेगी ना तुम्हें, तुम डिमांड करोगे उसकी। और सप्लाई कब होगी, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, आप यूएस में माल बेचो, डॉलर ही डॉलर आएगा तुम्हारे पास। अगर वहां से ट्रांसफर आ रहे हैं, वहां से कुछ पैसा इधर आ रहा है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट आ रही है वहां से, वो हमारे देश में इन्वेस्ट करें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रही है। उसके बाद बैंक डिपॉजिट्स आ रही हैं, वो भी स्पेकुलेशन के लिए खरीद सकते हैं। सिंपल यार, ये सब तुमने पहले ही पढ़ा होता है, बहुत आसान है, तो इसमें कुछ नहीं है। डिटर्मिनेशन कैसे होता है मैंने आपको सिखा दिया, ये हमने सीख लिया, ठीक है। डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्या इंपैक्ट है वो भी बता दिया। सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होता है, वो भी बता दिया। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां इंटरसेक्ट करेंगे। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट बेटा किस किस तरीके से चेंज हो सकता है, ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया। सर क्या पढ़ाया, अरे एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पढ़ाया ना। एप्रिसिएशन का क्या मतलब है कि आपकी वैल्यू बढ़ गई है। अब जैसे $1.70 से $1.75 हो गया, तो ये डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल है। यहाँ आप डेप्रिशिएट हो रहे हो, पहले आपको 70 देने थे, अब आपको 75 देने हैं, तो आप डेप्रिशिएट हो गए। उल्टा होता अगर ये, तो आप एप्रिशिएट हो गए थे। अ करेंसीज वैल्यू इंक्रीजेस कंपेयर टू अनदर, उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। और अगर कम हो रही है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अच्छा, इंपैक्ट याद रखना, डेप्रिसिएशन से आपके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इंपोर्ट कम होते हैं। भाई तुम सस्ते हो गए ना, तो बाहर वालों को तुम्हारा माल सस्ता पड़ रहा है, राइट।
और एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट कम होते हैं, इंपोर्ट बढ़ते हैं। एप्रिसिएशन, तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई, तुम ज्यादा माल खरीद सकते हो तो इंपोर्ट बढ़े। बढ़िया सर। डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये क्या है बेटा? सिंपल है। अगर सरकार फिक्स करेगी बच्चों, गवर्नमेंट खुद से ऊपर नीचे करती है, तो उसको हम डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन बोलते हैं। यानी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो वो डीवैल्यू हो रही है, बढ़ रही है तो वो रीवैल्यू हो रही है, और फ्लेक्सिबल में, फ्लोटिंग में कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन, बढ़ रही है तो एप्रिसिएशन। बस देखो, फिक्स्ड में क्या बोल रहा है? devaluation, official decrease in currency by the government, revaluation, increase in currency used as a monetary policy, monetary policy तो हमने पूरी पढ़ी ली। और फ्लोटिंग की बात करें तो डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन बोलते हैं। सर ये तो पूरा ही चैप्टर 12th वाला है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इफेक्ट क्या होंगे भाई? देखो, ये भी मैंने आपको इफेक्ट बताए। अगर हम डेप्रीशिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो डेप्रीसिएशन से क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ता है। हम डेप्रिशिएट हो गए तो एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा। लोकल जो आउटपुट है, जो सप्लायर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका माल ज़्यादा बिकता है बाहर। तीसरा, जॉब्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि माल ज़्यादा बिकेगा तो प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। चौथा, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होता है। ट्रेड बैलेंस मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं ना, जब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो हमारा सरप्लस आता है, वो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर एप्रिसिएशन हो रहा है, एप्रिसिएशन होने से क्या होगा? एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली हमारी वैल्यू बढ़ रही है तो वो लोग कम खरीदेंगे। दूसरा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री हर्ट होती है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डिस्करेज होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा डालना पड़ता है। सही है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं बेटा। ये मतलब तुम एक बार रीड करके चलोगे ना बच्चों, तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इट इज़ वेरी 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 सिंपल, ठीक है। बस वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट नई चीज़ है, वो तुमको देखना है। बाकी छूटर पुटर एक एक दो दो चीज़ें नहीं है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। लास्ट एक बचा हमारे पास इसमें, यूनिट 5वां, उसको भी खत्म करते हैं कल। फिर जैसे जैसे चलेगी आगे वैसे वैसे रिवीजन तेजी से बढ़ा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कितने बज गए हैं? 12 बज गए। 12:30 तक पक्का तुम्हारे पास वीडियो आ जाएगी। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।